कभी सोचा है कि महीनों तक एक स्टील की ट्यूब में बंद रहना कैसा लगता होगा, वो भी समंदर से सैकड़ों मीटर नीचे, जहां ना सूरज की रोशनी है, ना बाहर की दुनिया से कोई राब्ता। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसका तसव्वुर करना भी समझें नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इसी गहरी और खामोश दुनिया में उतरकर देखते हैं। वक्त है दूसरी जंग अजीम का। नाजी जर्मनी की एक यू बोट U-1206 शुमाली समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोश दुश्मन से छुपी हुई है। नीचे समंदर का बेपनाह दबाव और ऊपर दुश्मन के जहाज़ों का खतरा, हर तरफ मौत का साया। और ऐसे ही टेंशन के माहौल में एक अजीबो-गरीब वाक़या हुआ, एक ऐसा वाक़या जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मामूली सा टॉयलेट पूरी की पूरी आबदूस को डुबो सकता है? जी हां, एक टॉयलेट। तो हुआ ये कि ये कोई आम टॉयलेट नहीं था, बल्कि एक हाईटेक सिस्टम था। आबदूस के कैप्टन ने गलती से एक गलत वाल्व खोल दिया और बस चंद ही सेकंड्स में समंदर का पानी तेजी से अंदर आने लगा, सीधा बैटरियों के कंपार्टमेंट में। और जब समुद्री पानी बैटरियों से मिलता है तो क्या बनता है? जहरीली क्लोरीन गैस का एक जानलेवा बादल। अब उनके पास सतह पर आने के अलावा कोई चारा नहीं था, मगर जैसे ही वो ऊपर आए, बरतानवी बहरिया उनका इंतजार कर रही थी। अंजाम मुकम्मल तबाही। ये वाकया एक बहुत सीधी सी मगर खौफनाक सच्चाई सामने लाता है। जब कोई समंदर में 200 मीटर नीचे हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जीरो। एक छोटी सी भूल, एक मामूली सी लापरवाही पूरे अमले के लिए मौत का पैगाम बन जाती है। लेकिन दुश्मन या तकनीकी खराबी ही असल खतरा नहीं है। शायद सबसे बड़ी जंग इस स्टील के ट्यूब के अंदर लड़ी जाती है। वो नफसियाती दबाव, वो कैद। आइए देखते हैं कि इस फौलादी ताबूत के अंदर जिंदगी गुजरती कैसे है। जरा इस फर्क को देखें। एक औसत जेल के सेल में एक कैदी को तकरीबन 80 मुरब्बा फीट जगह मिलती है। अब इसका मुवाजना करें आबजूस के अमले के रुकन से, उसे कितनी जगह मिलती है? सिर्फ 20 मुरब्बा फीट। जी हां, जेल की कोठरी का सिर्फ चौथाई हिस्सा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी घुटन वाली जगह में रहते हैं। और इतनी कम जगह का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है प्राइवेसी का वजूद ही नहीं। आप दो सवारों के दरमियान एक मशहूर कहावत है जो इस पूरी सूरत हाल को समझा देती है। वो कहते हैं, एक आबदूस सवार की जाती जगह सिर्फ उसके कंधों तक महदूद होती है। हर वक्त, हर लम्हा कोई ना कोई बिल्कुल साथ जुड़ा होता है। ये मसला सिर्फ जागने के वक्त का नहीं है, यहां तक कि सोने के लिए भी कोई अपनी जाती जगह नहीं होती। इसके लिए एक निज़ाम इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं हॉट बंकिंग, यानी एक ही बिस्तर कई लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चक्कर चलता कैसे है? सोचिए, एक मल्लाह अपनी लंबी शिफ्ट खत्म करके आता है, उसी वक्त एक दूसरे मल्लाह को उसकी शिफ्ट के लिए जगाया जाता है। जैसे ही दूसरा बंक खाली करता है, पहला वाला फौरन उस गर्म बिस्तर में सोने चला जाता है, यानी बिस्तर कभी ठंडा ही नहीं होता। यहां नींद भी एक मुश्तरका वसीला है, कोई जाती आसाइश नहीं। ठीक है, तो जगह की कमी और हॉट बंकिंग तो हो गया, लेकिन इससे भी बुनियादी सवाल अभी बाकी हैं। सांस कहाँ से आती है? पीने का पानी कैसे बनता है जब महीनों समंदर के नीचे कैद हो? इसका जवाब जबरदस्त इंजीनियरिंग में छुपा है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वो कहां से आती है? जवाब है समंदर के पानी से ही। एक अमल होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आबदोज अपनी तवानाई इस्तेमाल करके समंदर के पानी यानी H2O को तोड़ती है और उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेती है। और ये कितनी ऑक्सीजन होती है? अंदाजा लगाएं। अगर अमले में 130 लोग हैं तो इस सिस्टम को हर रोज 78,000 लीटर ऑक्सीजन बनानी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी के अंदर एक पूरा खलाई स्टेशन बना दिया गया हो जो अपना माहौल खुद पैदा करता है। लेकिन मसला सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करने का नहीं है। ये तो तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख क्या है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और CO2 एक जहरीली गैस है। अगर हवा में इसकी मिकदार 10% से ज्यादा हो जाए तो ये जानलेवा है। इसलिए ऑक्सीजन बनाने के साथ साथ इस जहरीली CO2 को हवा से निकालना भी जरूरी है, जिसके लिए CO2 स्क्रबर्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हवा का मसला तो हल हो गया। अब पानी? पीने का साफ पानी भी समंदर के खारे पानी से ही बनाया जाता है, लेकिन इसकी बहुत कद्र की जाती है। इतनी कि एक अमले के रुकन को नहाने के लिए यानी शावर लेने के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिलते हैं, बस 1 मिनट। तो हवा मिल गई, पानी मिल गया, अब अगला बड़ा चैलेंज क्या है? खाना। इतने बड़े अमले को महीनों तक
بغیر کسی سپلائی کے کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آبدوز میں کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ حوصلہ بلند رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک مشن پر نکلنے سے پہلے آبدوز میں لگ بھگ 20,000 کلوگرام کھانا لوڈ کیا جاتا ہے۔ 20,000 کلو، یہ اتنا زیادہ سامان ہے کہ اسے رکھنے کے لیے کوئی خاص جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ سب رکھا کہاں جاتا ہے؟ ہر جگہ، بستر کے نیچے، راہداریوں میں، مشینری کے اوپر، جہاں جہاں 1 انچ کی جگہ ملتی ہے وہاں کھانا ٹھونس دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشن کے شروع کے ہفتوں میں عملے کے ارکان لفظی معنوں میں اپنے کھانے کے اوپر چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کا کھانے کا منصوبہ بھی عام زندگی سے مختلف ہے۔ عام طور پر دن میں 3 بار کھایا جاتا ہے نا، وہاں 4 بار کھانا ملتا ہے، ناشتہ، لنچ، ڈنر اور پھر آدھی رات کے بعد ایک اور کھانا جسے وہ مڈ ریٹس کہتے ہیں۔ یہ اضافی کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آبدوز کا زیادہ دباؤ والا ماحول بہت زیادہ کیلوریز جلاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، پانی، کھانا، جگہ، یہ سب تو جسمانی چیلنجز ہیں۔ اصل دشمن، سب سے بڑا چیلنج وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ہے انسانی ذہن، اس پر پڑنے والا ناقابل بیان بوجھ۔ ذرا تصور کریں، مہینوں تک سورج کی روشنی نہ دیکھنا، اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، وہی بند دیواریں، وہی ایک جیسی بو اور وہی چند چہرے، روز، ہر روز۔ یہ وہ امتحان ہے جہاں بڑے بڑے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اسی ذہنی دباؤ میں ایک معمولی سی غلطی بھی قیامت برپا کر سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے اکتوبر 1944 سے، جب امریکی آبدوز USS ٹینگ نے دشمن کے جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ٹورپیڈو فائر کیا۔ لیکن شاید ذہنی تھکاوٹ یا حساب میں ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے ٹورپیڈو کا گائیڈنس سسٹم خراب ہو گیا۔ وہ اپنے ہدف کی طرف جانے کے بجائے ایک دائرے میں گھوم گیا اور گھوم کر واپس آنے لگا، سیدھا اسی آبدوز کی طرف جس نے اسے لانچ کیا تھا۔ اپنا ہی ہتھیار، اپنا ہی دشمن بن گیا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ آبدوز میں زندگی صرف دشمن سے لڑنے کا نام نہیں ہے۔ ان کی اصل جنگ تو ہر لمحہ اپنے ہی ذہن سے، اپنی ہی مشین سے اور اس خاموش گہرے سمندر سے ہوتی ہے جہاں ایک غلطی کی سزا صرف موت ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سمندر کی ان گہرائیوں میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ باہر کا دشمن، اپنی ہی مشین، یا انسان کا اپنا ذہن؟